अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। होप्स यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाब सिल। मेरे साथ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आज पहले उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सोहाब। वैसे तो अगर देखा जाए दोनों स्याह नज़र आ रहे हैं, कब काले काले ब्लैक ब्लैक, लेकिन ड्रेसिंग की बात अगर की जाए, लेकिन साथ साथ जोड़ लेते हैं मौसम को, तो इस्लामाबाद में जो है ना हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी अब तो तेज़ हो रही है। जब मैं आ रहा था तब हल्की फुल्की थी और मौसम काफ़ी खुशगवार है इस वक्त इस्लामाबाद को। और इस तरह अगर हम देखें, जिस तरह नमी थी बहुत ज़्यादा, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका तनासुब भी कम होता चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खासकर सावन जब गुजरता है, सावन का ये महीना या फिर भादो आता है, तो जाहिर बात है ये बड़े मुश्किल महीने होते हैं गर्मियों के। और यकीनन चाहे खाना पीना हो या वैसे हल्की फुल्की वॉक भी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। खाना पीने के बारे में बड़ा एहतियात भी करना पड़ता है, हर चीज़ फ्रेश खानी पड़ती है। सो बहरहाल अब हल्का फुल्का ये मौसम जो बदला हुआ है, तो मेरे ख्याल में मौसम के साथ साथ कहीं ना कहीं मिजाज भी बदल जाता है। और मिजाज बदलना भी चाहिए, बिकॉज जब बहुत गर्मी होती है तो आप लोग हमेशा इस चीज़ की प्रैक्टिस देखेंगे कि लोग जो है वो सताए होते हैं गर्मी से। एक तो पहले ही ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल है, लेकिन जैसे थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि बिला वजह, बगैर किसी वजह के, अगर बहुत सारी परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एंजाइटी है भी किसी चीज़ को लेके आपको, लेकिन मौसम अच्छा है तो आप बिला वजह खुश हो जाएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं। जैसे हरमीत पाजी आज मुस्कुरा रहे क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, लेकिन लाहौर ये क्या करें, लाहौर में तो आज कभी कभी सोहा अपनी बेबसी पे भी मुस्कुराना पड़ता है। वैसे आप ये भी इसके साथ कर सकती हैं, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि सुबह का टाइम बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। उमूमन हम ये बात करते हैं कि भाई उठें, क्योंकि जो यानी नमाज का टाइम है, जब आप इस वक्त उठते हैं तो यकीनन पूरा दिन आपका बड़ा खूबसूरत गुजरता है। और कहीं ना कहीं एक घंटा अगर आप अपने वॉक को दे देते हैं, तो वो जो डिप्रेशन की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं एंजाइटी की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर, आप बड़े दूर होते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी का हर लम्हा बड़ा खूबसूरत है। अच्छा हरमीत, बिकॉज ऑफ पब्लिक और समथिंग एल्स, ऑब्वियसली हमने शो करना होता है, हम तो अर्ली राइजर हैं। लाइक मेरा पिछले कई सालों से प्रैक्टिस है कि मैं सुबह उठती हूँ टाइम से, और अब अगर आपने घर में छुट्टी भी करनी हो और आपको हो कि यार आज छुट्टी, आज लेट तक सोएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं से आपकी उसी टाइम आंख जरूर खुल जाती है जिस टाइम पर आप रोजाना उठ के ऑफिस आते हैं। बट ऑल दो हमारे इर्द गिर्द हरमीत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मॉर्निंग शिफ्ट नहीं करते या सुबह काम पे नहीं जाते, उनको सुबह नसीब ही नहीं होती। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करें, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अगर सुबह उठना भी चाहें तो आप उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके नसीब में सुबह को देखना है ही नहीं। यकीन करें, पता नहीं आप ज़िंदगी कहाँ कैसे किस तरह से गुजार रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आज का पैगाम ये कि एक दिन सुबह उठ के सुबह को सिर्फ देख लें। शायद आपका रोज़ दिल करे कि आप सुबह देखें, और अपनी बेहतरीन तरीके से दिन का आगाज़ करने के लिए अगर आप सुबह उठेंगे तो हरमीत मुझे इस चीज़ की गारंटी देती हूँ अपनी पब्लिक को कि शाम तक आपके मैक्सिमम काम हो जाएंगे। और फिर आपको लगेगा अच्छा अभी तो रात भी है सोने के लिए और बहुत सारा आराम करने के लिए। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला बचपन से जो बच्चों को हम सिखाते हैं, वो बड़ों को सीखने की भी ज़रूरत है। तो बड़े भी इस चीज़ को सीख जाएं ताकि ज़िंदगी में आप भी अपनी आसानी कर सकें। तो इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो मौसम तो हमने देख लिया कि वैसे जितना मौसम इस्लामाबाद में और लाहौर में तब्दील है ना, आपको सियासत में भी उतनी ही तब्दीली नजर आ रही है। कहीं बहुत बादल बरस रहे हैं, कहीं बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, और कहीं हमें लग रहा है कि बादल ही हैं वो भी काले ही काले। बट ऑल दो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की ये जो इंडिकेशन हमें कहीं दूर दूर से आ रही है, बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी भी इनको फ़ोन आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल अभी तक रखी गई हैं। तो निगरान सेटअप, निगरान काबीना को लेके हरमीत बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आ सकते हैं, जिसके लिए वी आर ऑलमोस्ट रेडी। जिस तरह सोहा आपने देखा कि एक सरप्राइज मिला राजा रियाज साहब जो हैं उसको, और वज़ीर आज़म को जो सरप्राइज मिला, सब बड़े परेशान थे, बड़े हैरान थे कि नाम आया कहाँ से टपका। मेरे ख्याल में शायद वो जहाँ पे बैठे थे वहीं से ऊपर से नाम टपका। हाँ वही ना, वो अक्सर कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में लटका, तो शायद यही कुछ हुआ। अब निगरान सेटअप की आप अंदाजा लगा लें सोहा कि एक मुल्क जिसकी मईशत आईसीयू में एडमिट है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बुरे हालात हैं। इसी तरह अगर आप खारजा पॉलिसी की बात करें, पूरी दुनिया के साथ हमारे क्या मामलात हैं, उनको कैसे देखना है, अभी तक काबीना नहीं बनी। जिस तरह वज़ीर आज़म का मामला तज़ब्ज़ुब का शिकार था, सस्पेंस क्रिएट किया गया
किया था। अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम जो हैं, और खबर ये भी है कि मामला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, जिसकी वजह से जो है परेशानी का ये आलम है कि पीपल्स पार्टी बार ये बयानात दे रही है कि इलेक्शन भैया 90 दिनों में होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इंतखाबात की अगर हम बात करें तो ये जो राग अलाप के पिछले हमने 3 से 4 दिन आज़ादी के बाद गुजारे हैं कि भी ये तो बात कंफर्म है कि नई मरदमशुमारी होगी और नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, मतलब नई हल्का बंदियों को लेके इलेक्शन कमीशन और डीजी जो है उनका एक अहम मुलाकात भी हुई है, मुकालमा भी हुआ है, डिस्कशन भी हो रही है, इजलास भी हो रहे हैं। बट ऑल दो आज निगरान काबीना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंस कर दी जाएगी, जिसके लिए अभी तक चीज़ों को अगेन निगरान वज़ीर आज़म की तरह ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अपने रन डाउन का। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम्स के आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज में कौन कौन सी टॉप रेटेड ऐसी खबरें और टॉप रेटेड ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हमने आपके साथ डिस्कस करना है। हरमीत, सियासत जो हमने अभी बात की, ऑब्वियसली हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ें तो इस इशू को काफ़ी अरसे से मैं डिस्कस करना चाह रही थी। आप कहेंगे कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है। मतलब अगर मैं अपनी कुव्वत ख़रीद की बात करूँ हरमीत, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम बंदा जो घर चलाता है उसके कुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा मुतासर हुई है कि उसके एक्सपेंडिचर्स में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन उसकी मुलाजमत या वो जो तनख्वाह लेता है, जो पैसे कमाता है, वो जूं के तूं ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कई दफ़ा इस एग्जाम्पल को कोट कर चुकी हूँ कि ऑब्वियसली जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आप उसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं जाती हूँ मार्केट में और कोई चीज़ खरीदती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी स्प्रे की बात कर लेते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते, जो 400-500 रुपये में हम खरीदते थे वो 1000 से 1100 रुपये में आपको मिल रहा है। मतलब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4th टाइम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है, चलो एक साइड पे कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो ब्रांड के शौकीन हैं, बहुत सारे लोग जो ज़्यादा ख़रीदारी के शौकीन हैं, एक तो उसको साइड लाइन पे, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है मेडिसिन की, आप अंदाज़ा लगा लें कि जो डर्माविट क्रीम थी, डर्माविट क्रीम की कीमत हुआ करती थी 70 रुपये, आज वही डर्माविट क्रीम 200-250 से ज़्यादा हो गई है। इसी तरह आप मामूली पैनाडोल को ले लें, जो 5 रुपये हुआ करती थी, आज आपको बड़े मुश्किल से कहीं मार्केट में मिलती है। एक एक नाम मुझे बताएं और मैं गिनवाता जाऊंगा और उसकी प्राइस आपको बताता जाऊंगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 44 महीनों में 18.1 खरब रुपया लिया था पीटीआई ने। और ये जो तजुर्बाकार थे, ये जो लायक थे, ये जो अहल लोग थे, इन्होंने 18.5 खरब रुपया ये लिया है। ये आप अंदाजा लगा ले कि इन्होंने मकरूज कर दिया है। 2008 में आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ जब जा रहे थे, 6000 अरब रुपया हम सब पे उधार था। आज आप अंदाजा लगा लें कि 76,000 अरब रुपया जो है हम पूरे पाकिस्तानी मकरूज हैं। तो ये हमारे कारकर्दगी है। आप इन्हीं के असासों को देखें तो आज ये 10 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 15 गुना ज्यादा बढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरे जैसे आदमी के असासे आप चेक कर लें तो कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि ये रियासत और ये वतन बना सिर्फ अशराफिया के लिए, जिस पर हम उमूमन बात करते हैं। और आज आप अंदाजा लगा लें कि जहां जहां महंगाई की बात होती है, आप एक मजदूर रेडी वाले से पूछ लें कि रो रहा है, क्योंकि ना बिक्री हो रही है, ना कोई खरीदार आ रहा है, और जो आ रहा है वो भी दाव बाव करके आपसे जब चीज लेता है तो कितनी सस्ती खरीदता है, उसको भी मार्जिन आप निकाल लें। तो जो दिहाड़ी लेके जाता है, मुश्किल से 1000 रुपया जब लेके जाए, वो मेडिसिन लेके जाए, बच्चों के लिए दूध लेके जाए, बच्चों के लिए खाना लेके जाए। ये हालात हैं इस वक्त। 12 करोड़ लोग हैं सिसकते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई दो राय नहीं कि अगर हम गरीब की बात करें, एक आम ले मैन की बात करें, तो मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही ये कहा कि ऑब्वियसली अगर आप कुव्वत खरीद की बात करें या एक्सपेंडिचर्स बढ़ने की बात करें तो वो 30% बढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह उतनी की उतनी है। अब और आप और मैं भी तो उसी में आते हैं ना। क्या ये आप असासों की बात कर रहे हैं, आप तनख्वाहों की बात कर लें, बट ऑल दो हुकूमत पाकिस्तान से हम इस किस्म का कोई मुतालबा फिलहाल नहीं कर रहे, बिकॉज हमें पता है कि ऑल इज़ वेन वाली पॉलिसी आजकल हुकूमत पर चल रही है। बात टॉप स्टोरी में हमने ये करनी है कि कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, अब हंसी ठट्टे में उड़ाने वाली बात तो है नहीं कि आप कॉस्मेटिक की आप बात करें कि अच्छा जी ख़वातीन का मेकअप महंगा हो गया, ओके, ये बारे में बात नहीं कर रहे। बात ये करनी है कि प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं, मतलब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4th टाइम डबल हो गई हैं प्राइसेस। तो अब ख़वातीन बेचारी कहाँ जाए जिन्होंने शादियाँ करानी है, मेकअप कराएंगी तो कहाँ से कराएंगी? मेकअप की प्राइसेस, ब्यूटिशियन अलग रो रही हैं, चेहरा चढ़ाना है। देखा, मुझे पता था कि हरमीत ने ऐसी कोई बात। वो हमारे मारूफ कॉमेडियन की बात आपने सुनी होगी जो फरमा रहे थे एक शो में
कि भाई पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी है कि पराई है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि ये भी बड़ा इशू है, मेन इशू है ख़वातीन के हवाले से होना चाहिए। हरमीत, आप मुझे बताएं कि चलिए आप ख़वातीन की बात करते हैं, कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें कि जो आप पहले कम प्राइस में खरीदते होते थे, आज आपकी कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है उस चीज़ को खरीदने से। जाहिर बात है आप भी जाते होंगे, कोई हेयर स्प्रे यूज़ करते होंगे, बॉडी स्प्रे यूज़ करते होंगे, परफ्यूम यूज़ करते होंगे, कुछ भी चीज़ एक, अगर हम मर्दों की बात भी करें, ख़वातीन की बात करें, तो जनाब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासिर कर रही हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करना है हमने आज। तो कह रहे हैं, हम तो मानते हैं आपका मुतालबा। बिल्कुल ठीक है, ये मुतालबा और मसाइल जो हैं वो हम आज आपको ज़रूर सुनाएंगे, और कुछ ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ें होंगी हमारे पास वॉक्स पॉक्स की सूरत में जो ब्यूटिशियंस अपनी दुहाई देंगी, और एक आम ऑफिस गोइंग या स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो लड़कियाँ हैं वो अपने रोने रो रही हैं इस हवाले से। और तो आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीम का जो बेकार फल समझा जाता है उसको, और बहुत कम उसको इस्तेमाल किया जाता है हरमीत, और बहुत सारी, लेकिन अगर इसके बेसिक तिब में फ़वाइद देखे जाएँ तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे फ़वाइद हैं जो कि नीम के दरख्त से, नीम के पत्तों से, नीम के फल से लिए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ही नौजवान एहसन फरीदुद्दीन जिसका नाम है हरमीत, उसने सिर्फ नीम के फल से इतने 1000 टन तेल निकाल के उसको कारामद साबित किया है। अब ये क्या स्टोरी है, इसके पीछे वो किस तरह से ड्राइव करें। वैसे भी सोहा, नीम के पत्तों के हवाले से अगर कहा जाए, शुगर जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, तो नीम के पत्ते उसकी के हवाले से भी काफ़ी जो कारामद साबित होते हैं। और अगर आप कृष्ण चंद्र को पढ़ें या मुंशी प्रेमचंद को, तो नीम का पेड़ बड़ा काफ़ी उसको उसमें ज़्यादातर उसके नावल में इसकी डिस्कशन भी होती है, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से भी बात होती है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसका तेल निकालना और उसकी अफादियत पर आज गुफ्तगू होगी, तो ये एक नया टॉपिक है और कमाल का टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो तकरीबन 50 टन अगर हम बात करें गुज़िस्ता एक साल में वो तेल निकाल के किस तरह से उसको कारामद बनाया है, आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर हम डिटेल में आज ये सेगमेंट करेंगे जो कि हमारे रन डाउन का हिस्सा होगा। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज। अब ये पूरा प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज का डोज इस्लामाबाद से हरमीत पाजी ने हमें बहुत अच्छा दिया कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन लाहौर में तो उतनी ही गर्मी पड़ रही है। लेकिन जहां गर्मी की हम बात कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत की हम बात कर रहे हैं, अब हम ज़रा कुछ शिद्दत की अगर डिस्कस कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। जीनत की अगर हम बात करें तो हरमीत आज बात कर लेते हैं उन खबरों की कि कुछ ऐसे गेम्स हम जो कि देखते हैं कि अब रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो पबजी जैसी गेम हो या लूडो हो, गेम्स तो अब रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए हैं ना। आपको याद होगा कि एक ऐसी खबर हमारे पास भी आई थी कि अपने 4 बच्चों समेत एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेलते हुए मोहब्बत में मुब्तला होकर एक खातून भारत पहुंच गई नेपाल से। और जब वो भारत पहुंची तो उसने अपने सचिन जो है, सचिन नाम भी कह सकते हैं, सज्जन भी कह सकते हैं, सचिन भी कह सकते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। मोहब्बत, प्यार, शादी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। लाइक मोहब्बत में 7 समंदर पार के आपको कहीं भी जाना पड़े तो आप चले जाते हो, और फिर 4 बच्चों समेत जाना पड़े तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, मतलब इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ सीमा की, जो कि अपने शौहर की मोहब्बत में, अब उसका शौहर है, पहले तो सजन था, अब वो भारत चली गई। लेकिन हरमीत नई खबर ये है, उस खबर का फॉलो अप ये है कि अब जो उनके शौहर साहब है ना, उनको कोई कुछ कह के तो दिखाए, वो अदालत नहीं पहुंच जाएंगी। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, मेरे सचिन को लप्पू कहने पर, मैं रिपीट कर रही हूँ, लप्पू कितना क्यूट नाम है ना, मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी बिला वजह बुरा मानने की। लप्पू क्यों कहा? सीमा ने पड़ोसन पर कानूनी कार्रवाई कर दी है जनाब। सीमा ने तो ऐसी धौंस जमाई वहाँ जाके, तो वो तो पूरे डॉन बन गई है। उसने कहा कि मेरे प्यारे सचिन को लप्पू कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हरमीत उसने कहा कैसे, पहले जरा वो वीडियो। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो सोहा, दोनों स्टोरियां जब आई तो पहले तो ये सीमा वाली स्टोरी मैंने जब इंटरनेशनल मीडिया में देखी, और खासकर इंटरनेशनल मीडिया भारत में, और अजीब, वहाँ पे एक तरफ तूफान आया हुआ है, सैलाब आया, लेकिन नहीं, उनका टॉपिक सीमा था। लेकिन आपने देखी सचिन को अगर आप देखें ना, ये जो खासकर क्योंकि आजकल सावन का मौसम है और मैंगो का सीजन खत्म हो रहा है, तो वो जो जला सड़ा सा मैंगो नहीं होता है, शक्ल वैसे उसकी वैसे उसी तरह है, इस तरह के मुझ पे भी केस कर ले। लेकिन आप अंदाजा लगा ले कि सीमा जो है, सीमा रेखा को पार करते हुए अपने 4 बच्चों के हमरा वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन इस लप्पू में देखा उसने क्या था, लेकिन प्यार वाकई अंधा ही होता है भैया। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, लेकिन देखिए सीमा प्यारी भी है, क्यूट लग रही है यहाँ पे ऑल दो। लेकिन उसने अपनी पड़ोसन को कानूनी कार्रवाई की धमकी आखिर क्यों दी?
वो ज़रा अच्छा, अवाम बड़ी सच्ची है हरमीत, अवाम बहुत सच्ची है, अवाम नहीं देखती, अवाम नहीं सुनती, जो दिल में आता है वो कह देती है और बिल्कुल सच कहती है। मतलब उसे लप्पू ने कहा, मैंने तो अभी सुना कि झिंगर भी कहा है उसने, क्या इसमें है क्या, तुमने देखा क्या है? लेकिन मोहब्बत जिसको हो जाए हरमीत, फिर उसका क्या हो सकता है? हाँ वही बात, मोहब्बत फिर ना जाने सीमा रेखा और लप्पू चप्पू सब कुछ पता चला जाता है भाई, अंधे कि वो वही ना आंखों पे पट्टी बन जाती है। और इसको देखें कि वाकई में ये मोहब्बत जो है, अगर आप देखें इस तरफ, लेकिन हाँ मैं कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ, अंजू को तो कहीं ना कहीं ढंग वाला इंसान मिला, गोरा चिट्टा पठान मिला ना, और कहीं ना कहीं प्लाट भी मिले, बहुत कुछ मिला, लेकिन हिंदुस्तान गई है, सीमा रेखा पार करके जब गई है तो बेचारी पे आईएसआई पता नहीं क्या क्या एजेंट के जो है फतवे भी लगे और बेचारी पे बड़े ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल भी हो और कहीं ना कहीं पुलिस के रेड भी पड़े, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात कि सचिन है इतना क्यूट। अच्छा जी, चलें, लेकिन जो भी है मोहब्बत आपने की है, उस मोहब्बत को आप निभा रही हैं। अब इस पड़ोसन की खैर नहीं है, क्योंकि लप्पू और झिंगर कहने पे अब सीमा ने इस चीज़ का फैसला कर लिया कि वो अदालत जाएंगी, कानूनी कार्रवाई करेंगी और आगे से जो सज़ा मिलेगी उसकी खबर भी हमारे पास आएगी, तो वो भी हम आपको दे देंगे। बट ऑल दो ये खबर थी, इंटरेस्टिंग थी, इसलिए हमने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटैनिक की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली तारीख इस चीज़ का गवाह है कि आज भी अगर मैं अपनी बात करूं तो टाइटैनिक मूवी में आज भी देखूं तो वो सहर तारी हो जाता है आप देखते हो। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इसके बाद इसकी फॉलोअप में आने वाली खबरें, तो वो हमेशा ही आपको काफ़ी ज़्यादा हमेशा फेंटिसाइज कर देती हैं। बट टाइटैनिक में जो अदाकारा है, मेन अदाकारा कैट, उनका जो कोट है जो कि अभी हम दिखा रहे हैं दोनों बिफोर और आफ्टर कि मूवी की शूट में जो उन्होंने कोट पहना, ऑब्वियसली एट दैट टाइम वो, और जो अब ये कोट रखा गया है उसकी कीमत भी दिखा रहे हैं। तो ये जो केट है, इनका ये कोट जो है वो अब नीलामी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कीमत क्या लगने जा रही है ये अभी मैं आपको बताती हूँ, बट ऑल दो ऑब्वियसली अगर इस बात की जाए ना इसकी क्रेडिबिलिटी की कि इसको क्यों नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है, तो हरमीत कहा यह जा रहा है कि इस पर पानी के दाग अब भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए कोट समेत पानी के दाग भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने एंटीक हैं जिसको नीलामी के लिए अब पेश किया जा रहा है। अच्छा वैसे सो अगर हम देखें चाहे तारीखी फिल्मों में जितनी सारी चीज़ें आई हैं कहीं ना कहीं, और बड़े मशहूर एक्टर की अगर बात की जाए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि जिसको अगर नीलामी में रखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए हम देखते हैं कि वहीं कहीं ना कहीं वो नीलामी में उसकी जो बोली लगती है। आप अंदाज़ा लगा लें, अपने टाइटैनिक की बात की, अपने दौर की सुपर डुपर फिल्म थी और दुनिया के हर बॉक्स ऑफिस पे उसने कमाल के रिकॉर्ड तोड़े थे। और भाई आप फिर अगर इस टाइटैनिक की तरफ हम जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उधार उठा के टिकट ली थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी जाएं, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और फिर जो एक भयानक हादसा और उस आने में तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत कम लोग बच गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। और उस पर फिल्म को जिस तरह फिल्माया गया है और उसमें जिस तरह ड्रेसिंग की गई है, और जाहिर बात है कि क्योंकि उसमें बैठे लोग जो हैं सारे एलीट क्लास के लोग हैं, जिसमें जो नहीं है उन्होंने भी कोशिश की है ओवरकोट बनने की, तो बेहतरीन ड्रेसिंग के साथ साथ अगर आज देखें दोबारा अगर ये नीलामी के लिए पेश की गई तो फिर इस फिल्म के फैन और इस एक्ट्रेस के फैन भी बहुत ज़्यादा हैं। यस नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्हीं फ़ैन फॉलोइंग में से कुछ 4 से 5 फ़ैन जो है वो सामने आए हैं और नीलामी से पहले ही जो कीमत और जो पेशकश की है, जो ऑफ़र्स हैं, वो $34,000 की है जो अब तक ऑफ़र कर दी गई है। तो अब नीलाम कितनी कीमत में होगा ये भी अभी देखना बाकी है। बट ऑल दो ये बात बिल्कुल ठीक है, किस तरह की एंटीक चीज़ें रखने के बहुत बड़ी तादाद में दिलदादा लोग मौजूद हैं जो इतनी बड़ी जो है वो कीमत अदा करने पर बिल्कुल तैयार हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस क्विक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के बाद 2 से 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन निगरान काबीना की अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई। कहा यह जा रहा है और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि टेक्नोक्रेट जो वज़रा हैं उनकी सजेशंस अभी इस वक्त टॉप लिस्टेड हैं और इस वक्त कहा भी जा रहा है कि आज हो सकता है कि नाम अनाउंस कर दिए जाएँ, लेकिन किसको कहाँ से फ़ोन आया और किसको कहाँ से ये सजेशन मिल रही है और कौन कौन से नाम सामने आएंगे ये अभी भी कॉन्फिडेंशियल ही है। बट ऑल दो इस पर हम बात कर लेते हैं। सैयद अली हैदर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। अली कहिएगा, टॉप ऑफ द ऑल अगर हम बात करें निगरान काबीना की, तो जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म की तरह वो भी अनएक्सपेक्टेड ही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मुआशी मुश्किलात हमें दरपेश हैं उसके क्लियरेंस के लिए, उसके हल के लिए क्या ये लोग, ये वज़रा जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो इस हल की तलाश के लिए निकल सकेंगे, काम कर सकेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मद्दू करने के लिए। जो सेटअप है निगरान सेटअप, इससे 2-3 बातें वाज़ेह होती हैं। पहली बात तो ये कि कहा यह गया था आगाज़ में कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आएगी,
लेकिन वज़ीर आज़म टेक्नोक्रेट नहीं है। वज़ीर आज़म एक सियासतदान को बनाया गया, एक सेनेटर को बनाया गया, एक निस्बतन छोटे सूबे के नुमाइंदे को वज़ीर आज़म बनाया गया, नुमाइंदगी मिल गई उनको, जो कि अक्सर ऐसे औकात नहीं मिला करती है, वो एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन जो निगरान सेटअप है, यानी बाकी के जो वज़रा हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो प्योरली टेक्नोक्रेट हैं एंड दे आर गुड एट व्हाट दे डू, अपने अपने काम में यदतुल्ला रखते हैं ये लोग। अब इससे दो तीन चीज़ें साबित होती हैं। पहली बात तो ये कि जिन्होंने सेटअप बनाया है, हमने से जिन्होंने बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इसमें राजा रियाज का या शहबाज शरीफ का किरदार नहीं है, इसमें और भी किरदार है। जिन्होंने सेटअप बनाया है उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बनाया है। ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ 3 महीने के केयर टेकर सेटअप है। ठीक है, इसका मतलब चीज़ें आगे भी जो है वो प्रोलॉन्ग होंगी। और अच्छा अली भाई, चीज़ जो अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सेटअप आने से पहले ये खबरें पहले गर्दिश कर रही हैं, बल्कि अभी भी कर रही हैं, और वो है इलेक्शन वक्त पर होना। क्या आपको लगता है कि निगरान सेटअप वक्त पर इलेक्शन करा पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे? जी हरमीत, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इनके इंतखाबात का डिले होना या इंतखाबात का बिल्कुल ना होना, बाज़ पीडीएम की सियासी जमातें भी ऐसी हैं कि उनको सूट नहीं करता। वो बड़े खौफज़दा हैं कि ये ना हो कि गेम उनके हाथ से भी निकल जाए। देखिए हुआ क्या था, ये एक रेस थी, एक कॉन्टेस्ट था। एक खिलाड़ी जो कि बहुत मजबूत था उसको उन्होंने कॉन्टेस्ट से निकाल दिया, उसको तो रेस से निकाल दिया ना, तो अब तो होगा ये कि अकेले भागे और अकेले ही नंबर 1 पे आ गए। अब होगा ये कि इनको खदशा इस बात का है कि कहीं ये निगरान सेटअप ही ना चलता रहे। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि ये निगरान सेटअप लंबे अरसे के लिए आया है, लंबा बैठने के लिए आया, सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं है। हालांकि एक और बैटल चल पड़ी है, अगर आपको पता चला हो, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने खत लिखा है, ओपन लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को आइन की रोशनी में 90 रोज़ में करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर हो चुकी है, दरख्वास्त दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स की जानिब से, हामिद खान ग्रुप की जानिब से। उन्होंने भी कहा है कि इस पर जोर दिया जाए। तो मुतफरिक दरख्वास्तें हैं जो कि जा रही हैं इस हवाले से, वो एक अलग मैटर है, पुश किया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना पीडीएम के लिए, वो थी इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको बाहर करना। उनको बाहर फिलहाल तो कर दिया गया है, लेकिन ये जो एक सफ़े वाली बात है ना कि पीडीएम और ताकतवर हल्के एक सफ़े पे हैं, इस पे उनको भी इतना एतबार नहीं है, पीडीएम को भी, क्योंकि मामला एक लम्हे के लिए बदल भी। ठीक है, एक लम्हे के लिए बदल। अच्छा अली भाई, एक और चीज़, एक सफ़े की तो आपने बात की, और एक सफ़ा किस वक्त फट सकता है, और फटा भी है और जुड़ा भी है, सबको पता है। भाजी एक और चीज़ जो बलूचिस्तान असम्बली की अगर हम बात करें, हमने देखा है कि जिस महरूमियों का सामना है, जिन मसाइल का वहाँ के लोगों को सामना है, बलूचिस्तान को सामना है, इस वक्त 3 बड़े ओहदों की मैं बात करूँगा, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, वज़ीर आज़म भी वहाँ का है, चेयरमैन सेनेट भी वहाँ का है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मसाइल हल करने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे? अच्छा, इस सवाल को हम एक आइडियल सवाल कह सकते हैं। इसका जवाब कभी भी आइडियल नहीं होना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी अगर इस सवाल का जवाब मैं बड़ी आइडियलिस्टिकली दूँ कि देखें जी, मुतवस्सत सूबा था, उसकी नुमाइंदगी हो गई है, वज़ीर आज़म हाउस में बलूचिस्तान का शख्स बैठा हुआ है, बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। बलूचिस्तान के मसले कभी भी ये नहीं थे कि वहाँ की नुमाइंदगी नहीं है इसलिए बलूचिस्तान के मसले हल नहीं हो रहे। बहुत ही ब्रॉडर ग्रेट गेम का हिस्सा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मसले फ़िलहाल इसलिए हल नहीं हो सकते, उसकी महरूमी इसलिए हल नहीं हो सकती कि बलूचिस्तान बहुत सौ का ख़जाना भर रहा है। बलूचिस्तान से बहुत बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े ग्रोहों का फ्यूचर वाबस्ता है, उनके खांचे चल रहे हैं वहाँ पे। तो बलूचिस्तान में अमन कोई सिक्योरिटी मसला नहीं है। देखिए, हाँ मैं मानता हूँ वहाँ पे एनडीएस है, वहाँ पे रॉ है, इवन CIA भी होगी वहाँ पे, बट इट्स नॉट जस्ट द सिक्योरिटी और द लॉ एंड ऑर्डर विच इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम रेजिस्ट्स इन द पॉलिसीज। और पॉलिसी कौन बना रहा है? जिनको केओस सूट कर रहा है, दोज हु बेनिफिट फ्रॉम द केओस। वो कहते हैं ना कि केओस इज नॉट अ पिट, इट्स अ लैडर। सो फॉर सम इट्स अ लैडर, for people like you and me, for people like us, and for the ordinary people who are suffering in Balochistan, it's just another day of suffering. It's another day of chaos. तो उनके लिए तो ये ऐसा ही है जी। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बलूचिस्तान से एक बंदा आके बैठ गया मसनद इक़्तिदार पे, जिसके पास लिमिटेड से इख्तियार है कि वो बलूचिस्तान की किस्मत को संवार देगा। नो वे, आई डोंट थिंक सो।
इसके लिए एक और जामे बड़ी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें तमाम ताकतवर हलके बशमूल सियासी हलके वो शामिल होंगे, सब अपने अपने स्टेक्स को वहां से निकालेंगे, सब अपने अपने मफादात को वहां से निकालेंगे और फिर सूबे का सोचेंगे, तभी ये मसला बलूचिस्तान का हल होगा। अली, अगर एक्सपेक्टेशंस की बात ही कर रहे हैं, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस कि अगर हम निगरान वज़ीर आज़म की बात करें तो लास्ट 4 ईयर्स में जो हमने पॉलिटिकल डायनामिक्स मुख्तलिफ एंगल से चेंज होती हुई देखी है और बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई देखी है, आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म के आने के फ़ौरन बाद टास्क यही होना चाहिए या यही है कि सियासी माहौल को ज़रा फेवरेबल किया जाए इलेक्शंस के लिए या इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए? तो आपको क्या लगता है कि वो हालात को बेहतर करने में, सियासी हालात को ख़ास तौर में कितने कामयाब रहेंगे? जी सोहा, फिलहाल तो जो सियासी माहौल है वो गर्म रहेगा। इसको बाय डिज़ाइन जो है ना वो हॉट बेड पे रखा जाता है। ये होता है, उसकी वजह ये है, देखिए ये अब साल इंतखाबात का साल है, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 2024 तक जो टाइम होगा वो इंतखाबात का होगा, तो सियासी दर्जा हरारत नीचे रखा जा ही नहीं सकता। अगर हमें ये लग रहा है कि जी सियासी टेम्परेचर को ऊपर ले जाने वाली एक बड़ी पार्टी इस वक्त डिसमेंटल हो गई है, उनके लीडर जेल में है, तो सियासी दर्जा हरारत कम रहेगा, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि इन्होंने भी तो इंतखाब लड़ना है ना, जो बाकी जमातें हैं। अब इनके पास अपोजिशन या किसी को बुरा भला करने के लिए अब वो तो है नहीं, तहरीक इंसाफ तो अब उस तरह से है नहीं एक्टिव, तो किसे कहेंगे फिर? ये आपस में दस्तों गिरेबान होंगे। वोट बैंक इकट्ठा करना ना, एक होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेटिस्फाई करना, वो तब होता है देन व्हेन यू गिव डॉग अ बैड नेम, व्हेन यू कॉल समवन अ बैड नेम। सो अब उसके लिए वो तो है नहीं, वो तो बंदा जेल बैठा हुआ है, उससे तो ना उसका कोई बयान आएगा, उसके जवाब में ये बयान कोई देंगे नहीं, तो क्या होगा फिर? ये आपस में लड़ेंगे। सो अगर ये कहा जाए कि सियासी दर्जा हरारत नीचे होगा, आई डोंट थिंक सो। निगरान गवर्नमेंट का काम नहीं है। निगरान गवर्नमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो है कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना। गो के इनको मैंडेट कुछ ज्यादा मिल गया हुआ है उससे, तो इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वो देंगे नहीं, पॉलिटिकल मीडिएशन वो लोग शायद ना करें, ना ही इतना उनका कोई सियासी कद है कि वो पॉलिटिकल मीडिएटर बन जाए आने वाले दिनों के अंदर, बिकॉज जो बाकी जमातें हैं वो उनसे ज़्यादा बड़ा सियासी कद रखती हैं। सो आई गेस ये चुप करके अपना ये काम करते रहेंगे, इधर से आपको एक जो है वो सर्कस, सियासी सर्कस, वो आपको खूब देखने को मिलेगा अगले 7-8 महीने। सच आदिप जी, एक और चीज जो आपने फरमाया कि पीटीआई को तो साइड लाइन पे कर दी एक बड़ी जमात को, लेकिन अब अगर पंजाब और सिंध की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सियासी मंजरनामा किस तरह का दिख रहा है, और जो अक्सरियती जमातें हैं इनकी क्या हिकमत अमली होगी आने वाले, अगर होगा इलेक्शन तो? अगर होगा तो देखिए, हिकमत अमली तो तब तैयार की जाए कि जब आपके सामने कोई आपका ओपोनेंट, इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा हो कि जिसको मात देने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक मूव्स लेना पड़ेंगे। यहाँ पे तो बंदर बाट का सारा हिसाब है, अभी तक तो यही लग रहा है। हाँ, अगर किसी तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वापस मैदान में आते हैं, या चलें वो जेल में रहते हैं, तहरीक इंसाफ मैदान में आती है, तो फिर काया पलट सकती है। देन दे हैव टू डिवाइस some strategies, then they have to come up with the plan. For now they don't have a plan, not at all. वो किसी के सहारे पे चल रहे हैं, उनको जो एश्योरेंसेस मिल गई हैं, भैया सिंध आपका, पंजाब आपका, फलां इलाका आपका, इतनी सीटें इधर, इतनी सीटें उधर, वो उसी पे चल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इलेक्टोरल प्लान जो है फिलहाल आई डोंट थिंक सो इन्होंने कोई डिवाइस किया होगा, बिकॉज देयर इज नो अपोनेंट टू फेस। अब सूरत हाल ये है कि जैसे आज आपने देखा होगा, कल की बात है ये खबर, आपके नाज़रीन ने पढ़ी होगी कि बाबर सत्तार साहब, ऑनरेबल जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस तरह से उन्होंने कॉल आउट किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, और शारा रफीदी को ज़मानतें मिलती हैं, शंदाना गुलजार की रिहाई होती है, वो वहाँ से लग रहा है कि अदलिया का मूड जो है वो थोड़ा बदल रहा है। वो भी देख रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया ना, इट्स इनफ। ये तो नहीं कि आप एमपीओ के तहत 8-8 दफ़ा किसी को गिरफ्तार कर लो। सेम गोज फॉर, उसी दिन आप देखें, कल के दिन ही इमरान खान की 22 अगस्त की तारीख लग गई, इससे पहले तारीख भी नहीं लग रही थी, तो अगली समात की तारीख लगी ज़मानत के लिए। सो थिंग्स मे गो इन ईदर डायरेक्शन, बट राइट नाउ इमरान खान के लिए मुश्किलात तो हैं। सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, There's no dead end. Yes. There's always a room. इमरान खान को ये बात नहीं समझ आ रही थी, वो हमेशा एक्सट्रीम पर चले जाया करते थे। Now I think he will be able to realize when he has ample time to think about it कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, जहाँ पे अगले की माननी पड़ जाती है। And I think after his jail terms end, or if he gets bail before that, he'll be a different person. Thank you so much। हैदर हमारे साथ मौजूद थे, और जो उन्होंने बातें की अरमीद, उसमें एक बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। मतलब ऐसी आपको अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें नज़र
आना शुरू हो जाती हैं। बट ऑल दो अगर काबीना की बात की जाए तो निगरान काबीना आज अनाउंस कर दी जाएगी, मैक्सिमम चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। अगला सवाल और अहम सवाल ये है कि इंतखाबात कब होंगे, इसका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show. Second hour is full of like वो all those issues और topics जो कि अवामी होते हैं प्योरली बिकॉज हमने पहले घंटे में सियासत को भी डिस्कस कर लिया, एडिटोरियल को भी और होने वाली हैपनिंग को भी। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम जो मतलब ठीक है कहा जाता है ख़वातीन को मेकअप करना बहुत ज़रूरी है, हम स्क्रीन पर आते हैं बहुत सारा मेकअप करके। अगर आपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या कुछ भी नहीं करना तो आपने सिर्फ एक टिकटॉक बनाना है या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लगानी है तो यू हैव टू वेयर मेकअप। ऑल दो ये बातें बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा मेकअप करना है, बहुत कम मेकअप करना, हम इस बहस में जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ आज बात करेंगे कि मेकअप यानी कॉस्मेटिक्स जो है वो कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव एग्जांपल्स आपको नहीं दूंगी। मेरी क़ुव्वत ख़रीद कितनी ज़्यादा मुतासर हुई है मैं उसकी एग्जांपल पहले भी आपको दे चुकी हूँ कि एक चीज़ जो मैं 400-500 रुपए की ख़रीदती थी, जब से मैंने कमाना शुरू किया 6-7 साल में, मैंने हरमीत इस चीज़ को फील नहीं किया कि कोई महंगाई हुई है। 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बढ़ जाते थे, इट्स ओके कोई बात नहीं। लेकिन अब जो डबल ट्रिपल समटाइम आपके कुछ प्राइसेस ऐसी हैं जो कि 4 टाइम जो है वो बढ़ गई हैं। अब आपकी अगर तनख्वाह की बात करें और कमाने की बात करें तो वो डिजिट्स वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन महंगाई के डिजिट्स जो हैं जो वो ऊपर से ऊपर चले जाते जा रहे हैं। तो ये ब्यूटिशियंस कितना इससे मुतासर हो रही हैं, ऑब्वियसली उनका कारोबार है, उनका बिजनेस है हरमीत, इसके बारे में भी हमने बात करनी है कि जो कमाती हैं इन सब बिजनेस करती हैं इन कॉस्मेटिक से और मेकअप से इनका कमाना है वो कितना मुतासर हो रही है और आम जो ख़वातीन और बच्ची हैं वो इससे कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। कुछ हमने रिव्यूज़ कलेक्ट किए हैं फ्रॉम फील्ड, आप ज़रा उसको देख के वापस आएँ फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, डील्स क्या चला रही हैं कि जितने भी सैलून हैं उसमें मेकअप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी वजह से डील्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मेकअप जाहिर सी बात है ख़वातीन जब फेस पे लगाती हैं, अप्लाई करती हैं तो वो चाहती हैं कि बहुत अच्छा मेकअप हो। सबसे पहले जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप के लिए सबसे पहले स्किन का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो पहले 10,000 में मिलती थी अब वो 20,000 में मिलना शुरू हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाउडर हमें नज़र आ रहा है, ये हमें दिखाइएगा, कितने का था ये? पहले 100 रुपये का था, मौजूदा वक्त में 180 रेट हो गया। 180 मतलब डबल से भी ट्रिपल हो गया? ट्रिपल से भी ट्रिपल हो गया। हाँ। अच्छा, इस एक लिप पेंसिल की क्या प्राइस है? 130 रुपये। ख़वातीन बहस करती होंगी। ज़ाहिरी बात है। ख़वातीन और बहस ना करें। बहस ना करे तो हो ही नहीं सकता। पाजी इतना महंगा सामान, पीछे से ना डॉलर की वजह से ना हर चीज़ महंगी हो जाती है और हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ हम भी नहीं बेच सकते। आप ये बताएं कि जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं इनकी कीमतों में पहले की निस्बत इस साल कितना इजाफा हुआ है? कॉस्मेटिक पे तो बिल्कुल अंधेर हो गई है, इतने रेट्स बढ़ गए हैं, डबल से डबल हो गए हैं कि बस क्या बताएं, 4 गुना रेट बढ़ गए हैं उसके बेस वगैरह पे और लिपस्टिक्स पर। मेन जो चीज़ होती है बेस इतना महंगा है तो बाकी चीज़ें कहाँ आगे करेंगे। अब तो मुश्किल हो गया है वैसे खूबसूरत दिखने के लिए हम कुछ करें, अब तो नामुमकिन सी बात है। अब इतनी महंगाई हो गई है तो बाहर के तो कोई चीज़ ले ही नहीं सकते। कॉस्मेटिक तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं उन पर। जो 100 रुपए का आता था अब आप लेने जाएं तो जाहिर बात है ज़्यादा ही महंगा और महंगा है। मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। पार्लर में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, प्राइस भी इतने ज़्यादा हो गए तो सब मुश्किल हो रहा है सब कुछ। ऑर्डर्स क्या हर कोई परेशान हो गया है चीज़ें ख़रीदने में। दुल्हनों की ब्यूटी बॉक्स बनाने जाएँ तो पहले 7,000 10,000 में ब्यूटी बॉक्स अच्छे बन जाते थे और अब जाएँ तो 18-20 हज़ार से कम में ब्यूटी बॉक्स नहीं बनते हैं। अब औरतें शौकीन होती हैं, बालों को डाई करवाना है, रिबॉन्डिंग कराना है या फेशियल कराना है तो वो कोई भी कराने से लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, किस तरह से करवाएं। जितना भी कॉस्मेटिक है ख़ास करके इम्पोर्ट वो तो बहुत ज़्यादा कस्टमर की रेंज से बाहर जा रहा है, इवन कि हमारी ख़ुद की रेंज से बाहर जा रहा है। जो चीज़ हम जितने की चीज़ बेच रहे हैं प्लस हम वो उसी प्रॉफिट के अंदर हम जाकर अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो उस परचेजिंग में वो उस अमाउंट में वो चीज़ वापस नहीं आ रही। इवन कि ख़वातीन के लिए आपको पता है कि कंपलसरी है बेस, अब वो प्राइस बजट में ही नहीं आ रहे। नॉर्मली बेस जो आती थी वो 2000 तक की थी, जर्मनी की जो होती है बेस, के अगर अब वो तकरीबन वो 4500 की हो चुकी है। जो हमारे
हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, वो सजना संवरना चाहती हैं, उनका जी चाहता है वो प्यारी लगें, तो अब क्या खूबसूरत नज़र आना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम? अगर लड़कियां नहीं तैयार होंगी तो फिर कौन तैयार होगा? अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हम पुराने दौर में आके सिर्फ करीमे शरीमे लगाकर जो है वो ऐसे ही निकल जाएं? और मुझे लगता है कि हुकूमत का जो है ना वो सबसे आसान हदफ जो है वो ये है कि लड़कियों की चीज़ों को महंगा कर दो। मुझे नहीं ये समझ आती कि शायद या तो कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है। मेकअप की चीज़ों में इजाफा हुआ है, कीमतों में इजाफा हुआ है, तो हम जो थोड़े बहुत पैसे पार्लर्स में हम पे करते हैं उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बचाने भी चाहिए। चीज़ें जितनी भी महंगी हों, ख़वातीन जो हैं वो ख़रीदारी करना नहीं छोड़ती। देखिए फिर यही है ना, क्यों ख़रीदारी करना छोड़ें, आप थोड़ा अच्छा भी तो नज़र आने दें। यही है कि बस क्रीम लगाएं और चले जाएं और जो है वो ऐसा हक ना छीनें। ये मेकअप करना जो है वो लड़कियों का जो है वो हक है और ये हक उनसे ना छीना जाए प्लीज़। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से कॉस्मेटिक की चीज़ें जो हैं उनकी कीमत में इजाफा देखने में, आपके क्लाइंट की डिमांड क्या होती है? आजकल महंगाई इतनी हो गई है, जो हमारे पहले पुराने के क्लाइंट थे अब उनका काम करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनका इतराज़ होते हैं। अब देखिए ये फाउंडेशन पहले हमें मिल जाता था 1000-1500 का, अब यही फाउंडेशन हमें इस टाइम पे 2500-3500 का मिल रहा है। मुझे ये बताएं, जब ब्राइडल पैकेज लेने के लिए आती हैं ख़वातीन तो उनका क्या बैसो मुबाइसा आपके साथ होता है? ब्राइड्स वगैरह को हम पैकेजेस भी देते थे, अब वो जो हम 35 पे करते थे वही हमारा 60-70 पे चला गया है। आगे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना वैसे वैसे महंगाई हो रही है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि कॉस्मेटिक पे एटलीस्ट ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, क्योंकि खूबसूरत लगना हर औरत का एक ज़ाती हक होता है और वो प्लीज़ किसी से हक ना छीनें। अच्छा हरमीत, देख लें कितने गौर से वैसे आप सुन रहे थे और मैं भी उतने ही गौर से ये दुहाइयाँ सुन रही थी। ये जो रिव्यूज हमने इकट्ठे किए ना, सोहा इसमें कोई शक नहीं, सजना संवरना ये अगर आप देखें ना कि जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर आप देखें जो बच्ची होती है और जो बच्चा होता है दोनों के शौक बड़े डिफरेंट होते हैं। छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी गुड़िया क्या करती है, लिपस्टिक उठाती है। वो वैसे तो वो मौलाना साहब है हिंदुस्तान के बड़े मशहूर, वो लिपस्टिक को लिपस्टिक कहते हैं, तो बच्ची भी लिपस्टिक उठा के वो सजती संवरती नजर आती है और खूबसूरत बन के गुड़िया बन के अपने पापा के पास आती है। तो यही चीज अगर आप देखें ख़वातीन को तो जाहिर बात है कि जो सदियों से एक परंपरा आप ये कह सकते हैं कि चली आ रही है, आप अचानक कहें कि भैया नहीं, ख़वातीन ज्यादा जो है मेकअप इस्तेमाल करती है और ये मेरे ख्याल में ये शाखर्चियों में आती हैं। तो मुझे बड़े हैरान मैं हुआ हूँ इस बात पे कि हुकूमत का कि हमेशा जब भी बजट आता है तो भाई ये बम जो है खासकर ख़वातीन पे ज्यादा गिराने की कोशिश की जाती है। शायद पार्लियामान में बैठी ख़वातीन की तादाद कम है, शायद ये वजह भी हो सकती है। बस फिर हमें मेरे ख्याल से वहीं का रुख करना चाहिए। बट ऑल दो अभी हम सिर्फ बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट किया हुआ जो कॉस्मेटिक्स है उसको तो हम बात कर ही नहीं रहे ना, अभी हम सिर्फ पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर मेकअप करना साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तनकीद की जाती है कितना मेकअप क्यों किया हुआ है, बट ऑल दो इट्स अ नीड और समथिंग एल्स, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और फिर मोस्ट कंसर्न पर्सनालिटीज़ जो हमारे साथ इस टॉपिक पर, इस इशू पर हमारे साथ होंगी। शुमाइला जो कि ब्यूटिशियन है, ऑब्वियसली बताएंगे कि उनका बिजनेस कितना मुतासर हो रहा है और ख़वातीन जो कस्टमर्स बन के उनके पास आती हैं उनके क्या मुतालबात है। तो हम शुमाइला को प्रोग्राम में लेंगे अपने साथ और मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद होंगी, पहले भी हमारे शो में बाहर आ चुकी हैं, साइकोलॉजिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैरी, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुमाइला आपका भी बेहद शुक्रिया शो में आज ज्वाइन करने के लिए। मैरी आपसे आगाज़ कर लेते हैं और बेस बनाते हैं इस चीज़ को कि ठीक है नो मेकअप कम करना चाहिए, ख़वातीन की नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए ऑल दो, लेकिन नो मेकअप के लिए भी अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेकअप अप्लाई करना होता है। लीस्ट भी अगर हम कुछ ना करें तो कोई एक लोशन तो मुंह पे लगाना ही होता है ना। अब वो लोशन जो है उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप क्या समझती हैं, साइकोलॉजी इस हवाले से क्या कहती है कि ये इट्स अ नीड और समथिंग एल्स, बट यू से? अच्छा, नीड हमने इसको ऑब्वियसली बनाया है और अगर हम सिर्फ वो आपने लोशन की बात की या हमें सनब्लॉक के बारे में बताया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और आपने वो लगाना है, फिर आप जब अपने ड्रेसिंग टेबल पे गए तो आपने सनब्लॉक जब उठाया और लोशन जब उठाया तो फिर आप शायद मस्कारा भी उठा लेते हैं, फिर आप कहते हैं चलो लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। तो हम कुछ ना कुछ वो जो है ना आदतन भी चीज़ें कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात ये है कि ये ज़रूरत है या नहीं है, आई थिंक इट हैज़ अ ह्यूज साइकोलॉजिकल और सोशल इसका एक इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर और उसकी वजह से हम ये कर रहे होते हैं। स्टडीज़ आपको ये बताती हैं कि
जो आपकी खूबसूरती है वो सिर्फ जो अपीयरेंस है वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल से नहीं है, लेकिन आपका इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपकी एलिगेंस, आपका ऑरा जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको खूबसूरत बनाती हैं। कई दफ़ा आप नोटिस करते होंगे कि कोई इंसान जिसने शायद इतनी एफर्ट पुट ना की हो, लेकिन वो एफर्टलेसली जो है वो हसीन लग रहा होता है, लग रही होती है, और वो इसी वजह से बिकॉज उनका इंटरनल जो है वो नज़र। ये बात बड़ी क्लीशे लगती है कि आप इंटरनली खूबसूरत होने चाहिए, आपकी जो है ना सीरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पर ये सिर्फ बातों में ही होती है। हाँ, लेकिन इट डज रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटसाइड एज वेल। अच्छा हरमीत, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इसी बात पे सूरत पे हम बात करें ना कि हाँ ये सिर्फ मुहावरा ही रह गया है कि सीरत अच्छी हो, सूरत का कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल जब हम जज करते हैं किसी को तो ये हार्श रियलिटी है कि सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस पे जाते हैं। बल्कि आपका फेस जो है आपकी प्रोफाइल है, अगर थोड़ा बहुत ढंग से आप सजे सवरे होंगे तो दूसरी की जो नज़र है या कहीं ना कहीं वो अगर आपसे मुतासर भी होता है तो इस प्रोफाइल को देख के होता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ये जज्बाती बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हकीकतन ये डिफरेंट है। वैसे मेरी आपसे जानना चाहेंगे, मैंने जो अभी बात की हमारे ये बड़े मशहूर मौलाना साहब हैं हिंदुस्तान से, और उनका एक फतवा है कि जो बीवियां लिपस्टिक नहीं लगाती तो फिर अगर मर्द बाहर कहीं जाते हैं, दूसरी शादियां करते हैं, तो फिर ये कसूरवार जो है ये बीवी होती हैं। तो ऐसे में आप नहीं समझती कि काबीना पे फतवा लगना चाहिए ये वाला जो है कि जाहिर बात है ख्वातीन का ये लिपस्टिक हो गया, ये बेस हो गई, सारी चीजें जरा महंगी हो रही हैं। हमारी सर्टनली हरमीत एक्सपेक्टेशन भी है एक दूसरे से कि हम अपना ख्याल रखें, और अगर मेरा ख्याल है कि एक रिलेशनशिप में चले लिपस्टिक, आई होप कि उन्होंने मजाक में बात की है और ये इतनी सीरियस बात नहीं थी, लेकिन अपना ख्याल रखना किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब आप अपना ख्याल नहीं रखते आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है वो ड्रॉप कर जाता है। बिल्कुल ठीक। अगर हम अपनी खुद भी बात करें तो मेरा ख्याल है कि आप अगर घर से तैयार होकर निकलते हैं तो आपका किसी से मिलने का भी दिल चाहता है, आप किसी को रुक कर सलाम भी करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो शायद आप कई दफ़ा रास्ता भी मोड़ लेंगे कि यार मेरा क्या हुलिया बना हुआ है, मैं ना ही मिलूँ तो अभी बेहतर है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है हमारा, कि वो जो एक टिपिकल है कि गोरी लड़की, लंबा कद, लंबे बाल, नीली आंखें, ये थोड़ी सी वो टिपिकल बात है जो कि हमारे शायद सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा हम इसको गोरे रंग को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हैं वो आपको ये बताती हैं कि कॉम्प्लेक्शन इज़ वन थिंग। वैसे मेरी आपको कोट करूंगा, वैसे मलाई का एक जबरदस्त वो है और कहा जाता है कि जो है ना वो सावली मानस, तो कहते हैं कि सावले बड़े मीठे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस कलर को ज्यादा बार पसंद भी किया जाता है। ब्राउन पीपल आर लाइक, वो एशियन की अगर हम बात करें अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का पॉइंट भी है। अच्छा आपने स्टैंडर्ड्स की बात की तो हम शुमाइला की तरफ चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड हमने ही सेट किए हैं कि भाई अगर इंग्लिश बोलती होगी तो पढ़ी लिखी होगी, गोरी होगी तो प्यारी होगी, तो ये स्टैंडर्ड हमारे सेट किए हुए, हम अब इस पर क्या ही गिला करें। बट ऑल दो शुमाइला आप बताएं कि हम चले गोरे होने की बात कर रहे हैं, गोरे होने वाली क्रीमों की बात कर रहे हैं, हम चले शुरुआत मेकअप की होती है बेस से, उसकी बात कर लेते हैं। अभी जो रिव्यूज़ हमने देखे हैं लोगों के, उसमें एक बेस जो है वो जो 1500 से 2000 की मिलती थी वो अब 4000 से भी ऊपर चली गई है, लेकिन फिर भी मिलती नहीं है। आप क्या समझती हैं जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनका क्या गिला इस हवाले से कि आप जो पूरा एक मेकअप पैकेज देती थी पहले, उसकी पहले प्राइस क्या थी और अब क्या है, और रिव्यूज़ क्या हैं जो कस्टमर आपको देते हैं? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया कि मैं इस टॉपिक पे बोल सकूं। मैंने काफ़ी अभी देखा तो काफ़ी ये तो बिल्कुल है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस हुई है। डबल द प्राइस इस तरह कि अगर वही वाली बात जैसे वो कह रही थी कि वो 1500 था वो 25 हुआ है, लेकिन इससे भी अगर बहुत हाई एंड, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंटेल के वट एवर आप कौन से क्लाइंट्स को डील कर रही हैं। क्लाइंट्स में भी यही होता है कि वो कह रही हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए बट जी कम कर दें, तो वो लास्ट टाइम तो आई थी जी आपने 10,000 में किया था, तो अभी वही 10,000, बिकॉज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हम कलर डाइंग की बात कर लें, वो सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बनती हैं। पाकिस्तान में रेयरली कोई 2 से 3 कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं, लेकिन वो भी समटाइम्स शॉर्टेज होती है, लेकिन वो फिर यही होता है कि और अगर
अगर कोई कंपनी लाइक जो क्लाइंट्स ऑलरेडी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं वो कहती हैं कि जी मुझे वही लगाएं और उन्हीं प्राइसेस में, डेफिनेटली कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि वो जो आप ख़वातीन की खूबसूरती की जो बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो एक फ्रेज़ भी मैं भी कहना कोट करना चाहूँगी, वो कहते हैं ना चेंज विद द चेंज अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। तो वही वाली बात कि चेंज तो हर आजकल जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा मेकअप में वेरिएशंस आ रही हैं, डिफरेंट टाइप्स। एक पहले तो सिर्फ होता था ना लाइनर एंड मस्कारा, अब उसके मतलब बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना चला गया है कि आई मेकअप में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। हाँ, तो वो आपने वही चीज़ें आपको हमारे पास एज अ शुमाइला, एक चीज जो हम देखते हैं इसमें कोई शक नहीं है, जो प्रोडक्ट की आप बात करनी है जो बाहर से आ रहे हैं उस पर तो डबल से ट्रिपल से टैक्सेस भी लग गए हैं, पाकिस्तान में जो बनने वाला है उस पर भी है, लेकिन ऐसे में कस्टमर जो आता है, क्योंकि हम देखते हैं काम पे काफी फर्क पड़ा है जो हमारे पास अभी मुख्तलिफ वॉक्स पॉक्स हमारे नुमाइंदों ने किए। आपको क्या लगता है जो खवातीन आती रिबॉन्डिंग के लिए, वैक्स के लिए आती हैं, अब भैया चेहरे की क्या उसे कहते हैं मसाज करने के लिए, तो फिर डिमांड क्या होती है उनकी जानिब से? हाँ, अच्छा, डिमांड तो यही है कि वही है कि वही जो पुराने वाले रेट्स हैं जी, उसी में आप तो लास्ट टाइम आपने इतना ही किया था जी, अभी भी इतना कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई कस्टमर्स पे भी कर लेते हैं तो हम भी खुद फील करते हैं ऑकवर्ड, लेकिन यही वाली बात जब हमारे पास बिल आता है ना प्रोडक्ट्स की लिस्ट का, तो डेफिनेटली डबल द प्राइसेस हैं। फिर हमने अपना भी कॉस्ट यानी मार्जिन अपना भी रखना है, कस्टमर को भी खुश रखना है, तो फिर हम समटाइम्स तो फिर बीच का रास्ता भी अपना लेते हैं, समटाइम्स कुछ कस्टमर पे भी कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली जहाँ दिन में होता ना कि रेशो होता था कि आपके 10 आ रहे हैं क्लाइंट्स, तो डेफिनेटली 8-7 पे चला गया फिगर, और इसी तरीके से कोई क्लाइंट जो शुमाइला मार्जिन जो है वो अब बहुत कम हो गया। पे कहने का मतलब ये है, चलिए इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। जैसे हरमीत ने बात की है ना कि स्किन केयर की बात कर लें, हेयर केयर की आप बात कर लें, तो ये सारी वो चीज़ें जिसमें आप देखते हो कि अगर आपने बालों की तरफ जाना है तो क्या एक्सटेंसो हो गया, क्या कैराटिन हो गया, क्या स्ट्रेटनिंग हो गया, और उसके बाद अगर आप स्किन केयर की तरफ जाते हो तो उसमें फेशियल है, हाइड्रा है, XYZ, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। लेकिन आप क्या समझती हैं कि इन तमाम चीज़ों में अब आपकी कुव्वत खरीद कितनी ज़्यादा मुतासर हुई है? जो कस्टमर्स मांगते हैं, चलिए उसकी तो हमने बात कर ली ना, आपका जो ग्राफ है वो कितना ज़्यादा ऊपर गया है परचेजिंग का, स्पेसिफिकली आपके बिजनेस में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गया। जैसे अभी मैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एक मैंने बजट यूजली रखा होता था कि मैंने पर मंथ मैंने ये वाला बजट एक्सपेंड करना, बिकॉज अब वही चीज़ सेल हो रही है, दोबारा रीस्टॉकिंग करनी है। रीस्टॉकिंग में डेफिनेटली आपसे, जैसे मिसाल के तौर पर इंक्रीज, वो कहते हैं ना इंक्रीज जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 20% तो एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि वही वाली बात कि लोकल बहुत कम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेड पे ऑलमोस्ट 100% हुआ है। वही वाली फाउंडेशन, वही वाली बात, वो 4000 की थी, वो बढ़ गई, और एक इम्पोर्टेंट मिल भी नहीं रही, तो फिर आपको अच्छा ये बहुत बड़ा फैक्टर है शुमाइला। इस बारे में मैं आपसे आगे आके दोबारा इस बारे में बात जरूर करना चाहूँगी कि एक तो चलिए प्राइसेस बढ़ी हैं तो बढ़ गई हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज माफिया है ना, ये जो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों को, ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मेरी बैक टू दैट पॉइंट कि अगर हम बात करें मेकअप की और अच्छा लगने की, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता देखने में आ रहा है कि हमने मजबूरी भी इसको बना ली है। ज़रूरत तक बात ठीक है, लेकिन जो मजबूरी के नहीं, ऐसा स्टैंडर्ड है कि ब्यूटी का अगर बाल है तो वो स्ट्रेट ही होने चाहिए और फिर डेड स्ट्रेट होने चाहिए। अगर स्किन अच्छी लग रही है तो ओ माय गॉड मैक का ही हमारे पास पैनकेक होना चाहिए, ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिए, लेकिन उसके बाद जो हमने मजबूर कर लिया अपने आप को, उस पर कितना पैसा खर्चते हैं, ये साइकोलॉजिकल कितना बड़ा फैक्टर है। एक डिसऑर्डर है, बड़ा थोड़ा सीरियस है, लेकिन आई थिंक मे बी कोट किया जा सकता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसको आप फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा नाक पसंद नहीं है और कोई कहेगा कि जी मतलब मैं कहूँ कि मैं अपना नाक जो है वो कटवाना चाहती हूँ, एंड दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ऐसे लोग जो अपने आप को शीशे में कई घंटे देख रहे होते हैं, उनको कोई अपना स्पेसिफिक फ़ीचर पसंद ना हो, वो अपने आप को बहुत क्रिटिकली देखते हैं, वो जब किसी से मिलते हैं वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए वो फिर बहुत सी चीज़ें करते हैं, चाहे उनको किसी से कर्जा लेना पड़े, चाहे उनको कहीं पर डाका डालना पड़े, या कहीं किसी से फ्री हमें कुछ काम
करवाना पड़े वो उसकी खातिर जो है वो कुछ भी करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं जब आप किसी को देखें कि वो रिपीटेडली होती जा रही हैं और वो अपने आप से सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। ये यहाँ का मसला नहीं है, वो अपने आप से खुश नहीं है, ये बंदा अपने आप को या बंदी अपने आप को जो है वो डिसलाइक करता है, डिसअप्रूव कर रहा है, उसको लग रहा है कि सिर्फ ये बात नहीं कि किसी ने मेरे बारे में क्या कह दिया। एक इंटरेस्टिंग ना स्टडी जो है वो की गई थी इन द अर्ली 2000 और उन्होंने ये देखा कि क्या बच्चे जो कि टॉडलर्स हैं जो कि बिटवीन द मंथ्स ऑफ 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स के अंदर रेंज करते हैं, क्या वो भी खूबसूरती को देखकर, प्लीजिंग शक्लों को देखकर रुकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? एग्जैक्टली। और इट वाज फाउंड कि यस दे डू। ओह माय गॉड। एंड हाउ, अब देखें जैसे ये एक इननेट आपकी एक चीज़ है कि आपको खूबसूरत चीज़ जो है वो पसंद है और एक जो बच्चा है वो भी उसको पसंद करता है। अब खूबसूरती क्या थी जो कि वो इननेट बच्चा, मतलब वो बच्चे की इननेट नेचर में था, सिमेट्री, कि अगर आपकी शक्ल के अंदर सिमेट्री है, इक्विवेलेंस है, आपकी दोनों आंखें एक जैसी हैं, आपके चेहरे की दोनों साइडें एक जैसी हैं, तीखी है, एग्जैक्टली, तो वो जो सिमेट्री है वो उसको जो था उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा माइल हैं वो, और उन्होंने वो कैसे काउंट किया, ये नहीं कि कौन किससे कितना घुल मिल जाता है, बट उन्होंने उसको मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर काउंट किया कि कौन किस शक्ल को कितनी देर तक देखता है। मेरी अगर देखा जाए ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि अगर हम मर्द की बात करें आजकल तो बहुत सारे हमारे मर्द भी इस फील्ड में किसी पीछे नहीं है मेकअप के हवाले से, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स में चाहे एक शादी होती, एक सूट एक खातून ने सिलवाया, वो पहन लिया, दूसरा वही सूट दोबारा वो नहीं पहन सकते। अगर मर्द हज़रात की बात की जाए तो भाई हम सालों साल एक शर्ट लिए तो वो चल सकती है, चल जाती है। अब आपसे जानना चाहेंगे, ख़वातीन वैसे ही बड़े मसाइल का सामना है उनको, लेकिन जब वो इस किस्म की इवेंट के बगैर मेकअप के मुंह धुले हुए जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह फिर ख़वातीन बातें करती है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, बीमार तो नहीं हो, तो कितना असर पड़ेगा फिर? कितना असर पड़ता है? मेरा ख्याल है कि दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज, मेकअप को, फिल्टर्स को नॉर्मलाइज कर दिया और हमें लगता है कि जो रियल स्किन, जो बेयर स्किन जिस पे लाइंस हैं, मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, वो रियल नहीं है या वो होनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। मैं एक एक्टर की एक इंटरव्यू सुन रही थी और उन्होंने ना, ही हैड अ वेरी लाइक डैमेज स्किन बिकॉज ऑफ एक्नी मार्क्स एंड एक्नी स्कार्स, और उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास तो बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी आप हमसे ट्रीटमेंट्स करवा लें, आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो वाई वुडंट यू? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे एक मैसेज आया था किसी का जिसने बोला कि आपकी स्किन को और आपको देखकर मुझे ये लगा कि मेरी भी क्योंकि स्किन डैमेज्ड है तो शायद मेरा भी कुछ हो सकता है ज़िंदगी के अंदर। People can relate. एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आप जितना रियल होते हैं उतने आप रिलेटेबल होते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मेरी। और हरमीत, आपका क्वेश्चन बहुत पहले था, शुमाइला आपका भी बेहद शुक्रिया। हरमीत की मैं उसी से कंक्लूड करना चाहती हूँ इस पूरे टॉपिक को कि ट्राई टू ऑन योर सेल्फ, मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वेयर एवर। तो आप कोशिश करें कि आप जिस तरह की आपकी स्किन है, कलर है, ऑल दो मेकअप ज़रूरत है, हमारा टॉपिक यही था कि महंगाई होगी लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने पे सवार नहीं कर लेना। जो बेसिक नीड की ज़रूरत है वो जो आपकी रोज़मर्रा की मुझे एक मिनट दे, ये बात में भी जो बात आपने की बिल्कुल दुरुस्त की, और आपको याद होगा कि हमारे एक मिनिस्टर साबिका ने कहा था कि चाय मत पीजिएगा, चाय जो है खर्चे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि अब जो दंदासा जो हमारे पठान भाई बेचते हैं अड्डों में ना, शायद वही पुराने जमाने के वही इस्तेमाल होगा, और देसी घी अगर मुश्किल से कोई डाडा मिलेगा तो वही हम चेहरों पे लगाएंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि खर्चे बचाएं। मुल्क तबाही और बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, तो शायद ये एक फार्मूला है जो टैक्सेशन बढ़ाई गई है मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन आप जो कर सकते हैं घर में वो यही है कि हाँ, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी नोट के साथ हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। वापस आते इस ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो उन चीज़ों पर काम करते हैं, शायद हमने सोचा भी ना हो कि उन चीज़ों से इतनी प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है। अगर नीम के दरख्त की बात करें, नीम के तनों की बात करें, उसके पत्तों की बात करें, उसके फल की बात करें, तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, लेकिन ज़्यादातर हमने हमेशा इनका ज़िया ही देखा है। लेकिन ऐसे PhD स्कॉलर जिनका ताल्लुक जो है बेसिकली रहीम यार खान से हैं, उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि अगर पिछले साल की बात करें तो 50 टन तेल निकाल के उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। तो आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ मौजूद है एहसन फरीदुद्दीन। एहसन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ऐसे इस चीज़ को बताइएगा कि मकसद क्या था आपका इसके पीछे और कितनी देर से आप इस काम के पीछे लगे रहे, और आपने ऑब्वियसली बहुत सारी रिसर्च भी की होगी इस हवाले से। क्या क्या मजीद ऐसे काम है जो कि इस तेल से लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम सिर्फ इसको सेव नहीं कर रहे थे, अब तक सिर्फ ज़ाया ही कर रहे थे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जो जहाँ तक मेरा जो प्रोजेक्ट है वो नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का है। हम कहते हैं कि जो यूजलेस चीज़ें हैं उनको यूजफुल बनाया जाए, और ख़ास तौर पे जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने नीम के नमोलियाँ जो इसके सीड्स होते हैं उनको प्रोसेस करने का बेड़ा उठाया। उसके लिए हमने जो है इसका पूरा मैकेनिज्म को स्टडी किया कि दुनिया में इसको किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है। वो प्रोसेस हम पाकिस्तान में भी स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 4 सालों से जो है वो नीम सीड को इकट्ठा करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन लेके आ रहे हैं। रिसेंटली जो हम लोग कर रहे हैं कि नीम को इकट्ठा किया, उसको डिहाइड्रेट किया, फिर उसको डीपल्प करते हैं। डीपल्प करने के बाद उसमें से हम जो इसका नीम मगज़ है जिसको सीड कर्नल कहते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग जो है इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं। और जो ऑयल है इसका डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे ये एग्रीकल्चर, स्किन केयर, हेल्थ केयर में और पेट केयर में ये यूज हो रहा है। अच्छा सर, अगर हम नीम के हवाले से बात करें, नीम के पत्तों के हवाले से बात करें, बहुत सारे वैद की बात की जाए, दीगर ऐसे नुस्खों की बात की जाए, कहीं ना कहीं हमें इसके बड़े फ़ायदे जो हैं इसमें बताए भी गए, बयान भी किए। इस तेल को बनाने का मकसद क्या था और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे सर। अच्छा जी, इस तेल को बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स ज़ाया होता है उसको यूटिलाइज करते तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। हमने ये बेड़ा उठाया कि हम पाकिस्तान की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, और जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर में भी है और हमारी स्किन केयर में भी है और हेल्थ केयर में भी है। ये मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये एज ए फंजीसाइड, पेस्टिसाइड काम करता है, और इसके अलावा ये बालों को घना करता है, और सबसे बढ़ के जो है लड़कियों के लिए एंटी एजिंग है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जो है जी बिल्कुल ये डिफरेंट जगहों पे यूज फायदा लड़कियों को यहाँ पहुंचा, कोई मर्दों के लिए है फायदा कि नहीं सर? मर्दों की आपकी बियर्ड के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, आप इसको यूटिलाइज करें और इंशाल्लाह ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, ऐसे ना कि इस बिजनेस मॉड्यूल की हम बात करें जो कि आपने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्टिविटी तो आप बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक और अहम टास्क है। एक तो आवाम को अवेयर करना, फिर दूसरा आवाम को कन्विंस करना कि देखिए जी, अगर हम इस नीम के दरख्त की बात करें या इससे निकलने वाले फल के तेल की बात करें तो उससे क्या 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 किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में इसके बिजनेस को बिल्ड किया जाए तो कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ की बात करें, बड़े बड़े बिजनेस की बात करें, और अगर कॉस्मेटिक्स की हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस है जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि उन्हें पता नहीं कि किन चीज़ों का मुतबादिल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर रिप्लेसमेंट के हवाले से हम बात करें तो इस तहकीक पर आप कितना कामयाब रहे हैं कि किन चीज़ों के मुतरादिफ या मुतरादिफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है तो दुनिया में इस टाइम जो है ना SDGs की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये फुलफिल करने के लिए, पूरी दुनिया से इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बेशुमार किस्म का बेनिफिट मिल रहा है। और जहां तक आपने प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की बात की है कि ये किसका सब्स्टिट्यूट है या किसका कंपेटिटर है, तो इस टाइम ये मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक ट्रेंड चला हुआ है कोविड के बाद। तो ये जो है बेशुमार किस्म खारिज की अद्वियात में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, और खास तौर पे अभी एग्रीकल्चर में नीम कोटेड यूरिया पाकिस्तान की 2-3 बड़ी कंपनीज बना रही हैं और वो बाहर के मुल्कों में भी भेज रही हैं, और पाकिस्तान में भी ये सेल हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये नीमाटोडास जो जड़ों की बीमारियां होती हैं उसको भी क्योर करता है, और ये नाइट्रोजन का स्लो रिलीज है जिससे हमारी फसलें जो है वो मजीद बेहतर हो जाएंगी। और इसको डॉक्टर साहब एक और चीज अगर हम देखें, नीम के पेड़ की बात कीजिए डॉक्टर साहब, तो पंजाब भरा हुआ है, जबरदस्त किस्म का पेड़ आपको हर देहात हर जगह पे आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं छांव के लिए भी जबरदस्त है। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो आपने फरमाया कि हेल्थ के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से ये बड़ा कारआमद साबित होता है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की जो आपने बात की, अब पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बड़ी तेजी
से ऑर्गेनिक की तरफ, चाहे कनाडा की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आ रही हैं। तो कितना फायदा पाकिस्तान इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को हो सकता है अगर हम बाहर करें? अच्छा देखिए जी, सबसे पहले जो है ना, इस प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने के लिए पाकिस्तान को स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जो है काफ़ी सारे अदारे काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है FDA अप्रूव करा के हम लोग इसको USA, UK और मिडल ईस्ट और इवन के हम गल्फ कंट्रीज में भी भेज सकते हैं, ताकि जो, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा हमसाया मुल्क जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, ये हमारा रिसोर्स ज़ाया होता है, तो हम भी इसके अंदर अब मार्केट का शेयर उठा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करते हुए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेट्स के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा जितना कि वेस्ट में काम हो रहा है, तो पेट्स के लिए ये एक बेसिक हर घर की ज़रूरत है। वहाँ पे हर घर में नीम ऑयल होता है, जो अपने कैट को, अपने कुत्ते को, या जो भी उन्होंने पेट रखा होता है उसको, ताकि वो डिफरेंट किस्म की फंगस से बचा सकें, वहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन बहुत है। तो हमें फौरी तौर पे गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि हम ये रिसोर्स जो है वो बाहर के मुल्क भी महंगे दामों पे बेचें और अपने मुल्क में इसकी नीम पार्क्स बनाए जाए, ताकि हम नीम की और पैदावार ले सकें, ताकि जो है लोगों को रोजगार भी मिले। अच्छा, ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉमन प्रैक्टिस हमारे घरों में ये भी, जिसको मैं यहाँ कोट करना चाहती हूँ, वो ये कि अक्सर कहा जाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो तो नीम के पत्ते लेके उससे आप नहाएं तो आप बहुत सारी बीमारियों से आपको शफा मिल जाती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है और जो कि सही साबित भी होता है। तो अगर उसके तेल की हम बात करें तो अब यहाँ पे आपकी रिसर्च में ये भी है कि ये एंटी एजिंग भी है। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है ना, मतलब ख़वातीन का भी और मर्द हज़रात का भी। तो कॉस्मेटिक से लेके आपकी हर्बल चीज़ों में हर जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पर आपकी रिसर्च जो है वो क्या कहती है? देखिए, हमारे साथ काफ़ी सारे ब्यूटिशियंस का नेटवर्क है जो ऑलरेडी पहले बड़ी महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, तो वो हमसे लेके जो है वो अपनी पैकिंग में भी सेल कर रहे हैं और हम भी सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है लोगों की सेहत पे क्या आ रहा है, ये है कि जो नेगेटिव इफेक्ट था केमिकल्स का वो ख़त्म हो रहा है और लोग प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी सेहत की बहाली की तरफ आ रहे हैं और वेल लुकिंग हो रहे हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी के अंदर आपका जो फेस है, इसके अंदर एंटी एजिंग अगर आप कोई चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देती हैं। आजकल जॉब्स में प्रोफेशनल स्टेटस के लिए आपको जो है ना वेल ऑफ होना चाहिए, बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आना चाहिए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ठीक है। ऐसे लास्ट ये बताएं कि ऑब्वियसली आपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, तो मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मज़ीद भी इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं इस नीम के तेल के अलावा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग रहीम यार खान से हैं। हमारा क्या है, ये साउथ पंजाब का तुलिस्तान का इलाका है। यहाँ पे हमारे पास कोड़ तुम्मा, जिसको बिटर एप्पल कहते हैं, वो भी वाफर मिकदार में यूज होता है। और एक नई रिसर्च के मुताबिक जो बिटर एप्पल है उसका तेल डायबिटिक पेशेंट्स की तलियों में मसाज करने के लिए बड़ा अच्छा है और उनको पेन से रिलीफ हासिल होता है और वो बालों को काला करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने मैंगोज की जो बाई प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनमें बेहतरीन किस्म के अचार हैं, उसके साथ साथ आमचूर है और वो इंटरनेशनल लेवल की मंडियों में जाने के लिए बड़ा बेहतरीन है। क्योंकि पहले जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब स्टैंडर्ड इसलिए होती है कि लोगों को प्रॉपर तौर पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम लोगों ने रिसेंटली इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलके और यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने लोगों को अवेयरनेस दी है कि भाई हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ ताकि हमारा ज़र मुबादला बढ़ सके। और मैंगो के जो मैंगो सीड कर्नल है, और यही हमारा मकसद भी होना चाहिए कि हम किस तरह से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को बढ़ाने में और बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। कहा यही जाता है कि अगर आप कुछ भी ना करें, अपने किचन में चले जाएं, तो वहाँ पर मौजूद हर चीज़ उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है जो कि आपके मसलों को हल कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसकी कोई ख़ास वजह और मकसद ज़रूर है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इसी थॉट के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।